हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपको इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताऊंगा। पिछले 100 सालों में उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या इतिहास रहा है और करंट कंडीशन क्या है। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज IBPS PO क्लर्क SSC CHSL एग्ज़ाम और जल्द ही क्लैट इन सभी के लिए उपलब्ध हैं और इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं studiiq.in। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इज़राइल या फिर पैलेस्टाइन जिसे हम कहेंगे उसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में इस एरिया को कहा जाता है मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व। ये देखिए पूर्व में है और बीच में है ईस्ट के। अगर आप देखें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि इंग्लैंड और USA उन्होंने हमेशा ईस्ट माना है इस एरिया को, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना। तो ये मिडल ईस्ट हो गया, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। अब हम देखेंगे मिडल ईस्ट का पॉलिटिकल मैप। तो ये है मध्य पूर्व मिडल ईस्ट, जिसमें कि सारे मेजर अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, जॉर्डन और जिस पे हमें फोकस करना है इज़राइल। इसके अलावा आप इजिप्ट की लोकेशन भी देख लीजिए, ये भी कई बार इस वीडियो में आपके काम में आएगी। ये है लाल सागर, रेड सी, और ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। फाइनली अब हम देखेंगे इज़राइल के मैप को, और इज़राइल के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले, उसके हिस्ट्री में जाने से पहले उसकी बेसिक ज्योग्राफी हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक ज्योग्राफी में कुछ नाम है जो बार बार आएंगे। सबसे पहला है गोलन हाइट्स। तो ये पूरा इज़राइल है, उसके सबसे उत्तर के हिस्से में स्थित है गोलन। गोलन की पहाड़ियाँ सीरिया और इज़राइल के बीच में स्थित हैं। उसके बाद वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इसे पश्चिमी बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। ये लाल लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये जॉर्डन रिवर है और इसी जॉर्डन नदी के पीछे इस देश का नाम है जॉर्डन। तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ में है जॉर्डन। पहले इसे ट्रांस जॉर्डन भी कहा जाता था, यानी कि जॉर्डन क्रॉस करके, और वेस्ट बैंक को कई बार सिस जॉर्डन भी कहा जाता था। लेकिन ये पुराने नाम है, अब ये यूज़ नहीं होते हैं। अब इन्हें वेस्ट बैंक और जॉर्डन कहा जाता है। ये छोटा सा एरिया गाज़ा है, जो आप ये छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड दिख रहे हैं, तो इसलिए इसे कई बार गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी भी कहते हैं। इसका बॉर्डर इजिप्ट से लगता हुआ है। तो लंबी बाउंड्री इज़राइल के साथ और छोटा सा हिस्सा इजिप्ट से टच करता हुआ। उसके बाद ये डेड सी है, और डेड सी की खासियत है कि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा सलाइन है कि कोई भी यहाँ डूब नहीं सकता। आप अगर इसके पानी में उतर जाएंगे तो आप तैरने लगेंगे। और ये है नेगेव डेजर्ट, इज़राइल के साउथ में स्थित है। और कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज़राइल में कौन सा डेजर्ट है, तो उसका नाम है नेगेव। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि गोलन नाम का जो इलाका है वो कहाँ पे है, क्योंकि ये ज़्यादातर हर साल इनमें से कोई ना कोई एरिया न्यूज़ में बना रहता है। तो अब आपको पता है गोलन सीरिया और इज़राइल के बीच में है, गाज़ा इजिप्ट और इज़राइल के बीच में, और वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये पूरी कहानी जो है ये है इस होली लैंड की, इस पवित्र धरती की, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इज़राइल, केनन, अल शाम, लेवांट, पैलेस्टाइन या फिर प्रॉमिस्ड लैंड। तो इसके कई सारे नाम हैं, इनमें से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है कभी क्वेश्चंस में या किसी न्यूज़ आर्टिकल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस इज़राइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है, क्या इतिहास है? तो इसका इतिहास शुरू होता है ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर एक 600 साल पुराना एम्पायर था, और इस मैप में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का एरिया है ये पूरा ऑटोमन एम्पायर का एरिया दिखाता है। लगभग 14th सेंचुरी में इस एम्पायर की शुरुआत हुई थी और इसने पूरे मिडिल ईस्ट पे अपना कब्जा जमा लिया था। और 19th सेंचुरी आते आते ये एम्पायर धीरे धीरे बिखरने लगा था, कमज़ोर हो गया था। बिखरना सही शब्द नहीं है, मैं मानूंगा कि कमज़ोर होने लग गया था 19th सेंचुरी के ख़त्म होने तक। तो इस ऑटोमन एम्पायर में ही पैलेस्टाइन स्थित था। तो देखिए 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की बहार आ गई। हर जगह एक नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी बनाने की बात उठी।
जैसे कि कई देश बने इस आइडेंटिटी पे, इटली, जर्मनी, ये पहले छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बंटे हुए थे, लेकिन 1850 के बाद इनमें एक यूनिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ। ये एक हुए नेशनल आइडेंटिटी के नाम पे कि हम इटालियन हैं, हम जर्मन हैं। और यही नेशनलिज्म ज्यूइश लोगों में भी आने लगा। थियोडोर हर्जल नाम के एक व्यक्ति ने इस ज्यूइश नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, और इनको कहा जाता है कि जायनिज्म या जायनिस्ट मूवमेंट में शुरुआती दौर में इनका बहुत सहयोग रहा। ये जायनिज्म क्या है? जायनिस्ट मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें ज्यूइश लोग फिर से इज़राइल जाना चाहते हैं। इज़राइल यानी कि वो पवित्र धरती, वो होली लैंड जहाँ से ज्यूइश धर्म की शुरुआत हुई थी। और हिस्टोरिकली कई साल पहले, लगभग 3000 साल पहले, जो पुराना ज्यूइश किंगडम था वो उस धरती पे स्थित था, पैलेस्टाइन, जिसे 19वीं शताब्दी में कहा गया पैलेस्टाइन। तो ये है जायनिज्म या जायनिस्ट मूवमेंट। तो एक और कारण था इज़राइल जाने का, और वो था पूरे यूरोप में अलग अलग जगह ज्यूज़ का परसिक्यूशन, उनका संहार किया जाता था, उनके ऊपर बहुत कठोर तरीके के अत्याचार किए जाते थे। और मैं बात सिर्फ जर्मनी की नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 या हिटलर की नहीं, पूरे यूरोप में फ्रांस, रशिया, इटली, पोलैंड और ख़ास करके ईस्टर्न यूरोप के देशों में ज्यूज़ पे काफ़ी अत्याचार किए गए थे, और उनके खिलाफ कई बार अलग अलग समय पे उन्हें जेल में डाला गया, उनके धर्म को बैन कर दिया गया। तो इसीलिए 1890 के आसपास ज्यूइश लोगों में एक इच्छा हुई कि हम अपने पुराने जो हमारी धरती है हम उस पर लौटें और वहाँ पे हमारा एक अलग देश हो। लेकिन ये डिमांड इतनी लार्ज स्केल पे नहीं थी, इसीलिए थोड़े से स्केल पे माइग्रेशन शुरू हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 आने तक ये माइग्रेशन काफ़ी बढ़ गया, और एक बहुत बड़ा रीज़न था इस माइग्रेशन के बढ़ने का, बैलफोर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे कहानी में आते हैं ब्रिटिश। देखिए, दुनिया में जहाँ भी विवाद चलते हैं कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग उस कहानी में आ ही जाएंगे। ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर था, इसीलिए उसका दुनिया के कई देशों में हस्तक्षेप रहा, और आज भी उनकी लेगेसी हम कई जगह देख सकते हैं। भारत भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, भारत, पाकिस्तान और कश्मीर इश्यू। तो उसी तरह से बैलफोर डिक्लेरेशन ने इज़राइल पैलेस्टाइन के झगड़े की जड़ माना जाता है, यहीं से इस झगड़े की शुरुआत भी कई लोग मानते हैं। तो ये बैलफोर डिक्लेरेशन क्या था? 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ऑटोमन एम्पायर जो है वो हारने के कगार पर था, तभी ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम था सर आर्थर बैलफोर, इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि हम यानी कि ब्रिटिश पैलेस्टाइन में ज्यूइश लोगों को उनका नेशनल होम देंगे, यानी कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद वहाँ पे ज्यूइश लोगों को सेटल होने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ब्रिटिश इतने चालाक थे कि उन्होंने दूसरी ओर एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया जिसका नाम था साइक्स पीको एग्रीमेंट। ये साइक्स पीको एग्रीमेंट फ्रांस और रशिया के साथ था, और इसमें इन्होंने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद कौन सा देश कौन से हिस्से पे कब्जा कर लेगा। तो इसमें यूके ने पैलेस्टाइन अपने खुद के लिए रख लिया था, और सीरिया, जॉर्डन, ये वाले इलाके फ्रांस को दे दिए थे, और कुछ इलाका टर्की का रशिया को दे दिया गया था। तो देखिए, एक तरफ पब्लिकली तो उन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन ज्यूइश लोगों के लिए होगा, दूसरी ओर प्राइवेटली सीक्रेट में पैलेस्टाइन खुद के लिए रख लिया, और तीसरा अरब्स को उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि पैलेस्टाइन आपको दे दिया जाएगा। इन अरब्स को क्यों प्रॉमिस किया गया? क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थे। अरब जो कि सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला, इराक और इन सभी एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हो जाएं, इसीलिए ब्रिटेन ने इन्हें प्रॉमिस किया कि हम आपको पैलेस्टाइन दे देंगे, आप ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दें और वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा सहयोग करें। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद पैलेस्टाइन में एक नई सरकार बनाई जाती है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन आता है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। ये एक बस इसका नाम है, मैंडेट का मतलब यानी कि वहाँ पे जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है पैलेस्टाइन का। तो इस मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन में बहुत ही ज़्यादा नंबर में माइग्रेशन हुए, क्योंकि बैलफोर डिक्लेरेशन में पहले ही घोषित हो चुका था कि हम चाहते हैं, यानी कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि ज्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वहाँ पे जाएं। तो इसीलिए माइग्रेशंस बहुत बढ़ गए, और ज्यूज़ की आबादी जो कि सिर्फ 3% हुआ करती थी ऑटोमन रूल में,
19वीं शताब्दी के ख़त्म होने तक सिर्फ 30 सालों में बढ़कर 30% हो गई। पैलेस्टाइन की 30% पॉपुलेशन ज्यूइश हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ अपनाई। ज्यूज़, अरब्स और क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग तरह के नियम कायदे बनाने शुरू किए। लेकिन जो ज्यूज़ आ रहे थे उन्होंने वहाँ पे आके ज़मीन खरीदनी शुरू करी। उन्होंने ज़मीन खरीदी वहाँ के अरब लोगों से जिनके पास पैसा नहीं था, या फिर जो कई ऐसे लोग थे जो शहरों में रहते थे या बाहर रहते थे और उनकी वहाँ ज़मीन थी, उनसे ख़रीद ली। और उस ज़मीन पे जो गरीब लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, जो मजदूरी करते थे, उन्हें वहाँ से भगा दिया। यानी कि लोकल पैलेस्टीनियन अरब्स को भगाकर उन्होंने ज़मीन पे अपना एक तरह से कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं कह सकते, इनिशियली इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, लेकिन देखिए जब किसी ने एक ज़मीन खरीदी, फिर दूसरे ने यहाँ और तीसरे ने यहाँ, तो इन्होंने क्या करा कि इस बीच वाले एरिया में जो भी पैलेस्टीनियंस थे उन्हें भगा दिया और एक एनक्लेव टाइप बना दी, इसकी तारबंदी कर दी गई। तो धीरे धीरे इस तरह के छोटे छोटे सेटलमेंट्स शुरू हो गए। इन्हें ज्यूइश सेटलमेंट्स कहा जाता था। तो यहाँ पे 4 परिवार, 5 परिवार या 10 परिवार इकट्ठा होकर एक साथ रहकर और खेती करने लगे। तो ये थे ज्यूइश सेटलमेंट्स। इस मैप में आप देख सकते हैं ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन, जिसमें आज का पूरा इजराइल और जॉर्डन देश शामिल है। बाद में ये जो जॉर्डन का इलाका था ये जॉर्डन है, और इस पूरे जॉर्डन के इलाके को फ्रांस को दे दिया गया। और यहाँ आप ऊपर देख ही सकते हैं सीरिया फ्रांस को दे दिया गया था, इराक ब्रिटिश के पास था, लेबनान फ्रांस के पास था। तो ये साइक्स पीको एग्रीमेंट के तहत ये डिवीजन हुआ। इसी मैंडेट के दौरान 1936 में फाइनली पैलेस्टाइन के जो लोकल निवासी थे अरब, जो कि वहाँ के अरब्स थे, उन्होंने ब्रिटिश मैंडेट के खिलाफ एक बगावत छेड़ दी। इस बगावत को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ज्यूइश मिलिशियाज का साथ लिया। ये ज्यूइश मिलिशिया वो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए और इस रेबेलियन को सप्रेस करने में ब्रिटिश सरकार की मदद करी। लेकिन इस रेबेलियन के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमें अरब्स को शांत करने के लिए कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, और इन्हीं बदलाव के तहत ज्यूइश माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि साल में 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। इस तरह के कुछ नंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए ताकि अरब लोगों को कुछ उनकी डिमांड्स मान ली जाए। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन से ज्यूइश लोग बहुत नाराज़ हुए और ये जो मिलिशियाज थे ये बाद में ब्रिटिश सरकार के ही खिलाफ हो गए और उन्हीं पे छुप छुप के गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह हमला करने लगे। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्केल पे वॉरफेयर नहीं था, कुछ छिटपुट घटनाएं होती थी। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया 1939 में, और इस वक्त यूरोप में एक भयंकर त्रासदी हुई जिसे हम कहते हैं होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब है ज्यूइश आबादी का जनसंहार, जो कि हिटलर ने किया था। उन्हें गैस के चेम्बर्स में डालकर और मार दिया गया था। कहते हैं कि 4.2 मिलियन यानी कि लगभग 42 लाख ज्यूइश लोगों को इन गैस चेम्बर्स में मार दिया गया था। रफली ये आंकड़ा है, और 40 लाख आप समझिए बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि ज्यूइश आबादी बहुत ही कम नंबर्स में थी। और इतने ज़्यादा ज्यूइश लोगों को मारने के बाद वहाँ पे एक ये फीलिंग आई कि जो भी भाग सकता है जान बचा के इजराइल भागे, क्योंकि सिर्फ वहीं पे हम सुरक्षित हैं, बाकी पूरी दुनिया में हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये भावना एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट के तहत बनाई जा रही थी और इसे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत तेज़ हवा मिली। तो अब हम आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद क्रिएशन ऑफ इजराइल पे। तो देखिए इजराइल की जो समस्या थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चली थी, और ब्रिटिश सरकार ने वहाँ से अपने हाथ खींच लिए और यूएन को ये प्रॉब्लम सौंप दी। उन्होंने कहा कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, इसे आप ही सॉल्व करें। तो जो नया नया संगठन बना था यूनाइटेड नेशंस, उसे सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मिली इजराइल और पैलेस्टाइन की। तो 47 में रेजोल्यूशन पास किया गया, वोटिंग कराई गई कि क्या एक नया देश बनाना चाहिए, क्या ज्यूइश लोगों को अपना एक देश मिलना चाहिए। तो इस पे ये वोट इजराइल के फेवर में गया और एक पूरे पैलेस्टाइन मैंडेट का डिवीज़न कर दिया गया 2 हिस्सों में। तो एक था ज्यूइश स्टेट और दूसरा था पैलेस्टाइन अरब स्टेट। तो आप देख सकते हैं इस मैप में जो भी आपको ब्राउन कलर में एरिया दिख रहा है ये तो था अरब एरिया, यानी कि पैलेस्टीनियन लोगों का एरिया, और जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो था ज्यूइश स्टेट का एरिया, यानी कि जहाँ पे ज्यूइश आबादी ज़्यादा थी वो इजराइल को दे दिया गया वो एरिया। तीसरा था जेरूसलम। जेरूसलम पे बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ की आधी आबादी मुस्लिम थी, आधी आबादी ज्यूइश थी। तो इसलिए इस शहर को एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट के तहत कंट्रोल किया जाएगा।
ऐसा फैसला यूएन ने दिया था। तो आप देख सकते हैं कि 50-50 डिवीजन था, 50% एरिया इसराइल को मिला, 50% एरिया पैलेस्टाइन को। लेकिन ये घोषणा होते ही जितने भी आस पड़ोस के अरब देश थे, इसराइल के पड़ोसी देश थे, उन्होंने इसराइल पे हमला कर दिया और इसी से शुरुआत हुई फर्स्ट अरब इसराइल वॉर की 1948-49। तो देखिए, एक साथ इजिप्ट, सीरिया, इराक, ट्रांस जॉर्डन, इन चारों देशों ने, चारों पड़ोसी देशों ने मिलकर एक साथ इस नए बने हुए देश पे हमला किया। लेकिन इसराइल ने अपने आप को बचा लिया और इन सबको पीछे धकेलते हुए अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड कर ली। यानी कि जो एरिया उसे मिला था 1947 में, उससे भी उसने ज़्यादा एरिया कब्जा कर लिया। लेकिन इस लड़ाई के वक्त एक बहुत ही बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उठाई और वो थी रेफ्यूजीज़। तो देखिए, इसराइल का जो ब्लू कलर का एरिया आप इस मैप में देख रहे हैं, तो इसराइल के इस एरिया से जितने भी अरब लोग थे, पैलेस्टीनियंस थे, वो माइग्रेट कर गए एज ए रेफ्यूजी। वो दूसरे देशों में जाकर रहने लगे और लगभग 7 लाख लोग विस्थापित हुए। और इस लड़ाई के बाद गाजा स्ट्रिप का जो कंट्रोल है वो इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक, पूरा का पूरा वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया। तो आप देख सकते हैं एक तरह से पैलेस्टाइन जो देश बना था 47 में, उसका अस्तित्व तो खत्म ही हो गया, क्योंकि गाजा पे कब्जा कर लिया इजिप्ट ने और वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया जॉर्डन ने और बाकी बचे एरियाज पे कब्जा किया इसराइल ने। इस मैप में आप देख सकते हैं जो ब्लू एरिया है, लाइट ब्लू, वो इसराइल का ओरिजिनल एरिया है, जो कि 1947 के यूएन समझौते के तहत बनाया गया था। और ये जो पिंक कलर का एरिया है, ये सारा इसराइल ने लड़ाई में जीत लिया था। तो 48-49 की लड़ाई में अब आप देखेंगे कि ये लगभग 50% एरिया, जो कि पैलेस्टाइन का 50% एरिया है, वो इसराइल ने कब्जा कर लिया। तो जो पहले साइज थी पैलेस्टाइन की, वो सिकुड़ के बहुत ही छोटी रह गई और ये जेरूसलम है। तो 48-49 का वॉर एक तरह से इसराइल के लिए सक्सेसफुल रहा। लेकिन उसके कुछ ही साल बाद फिर से एक लड़ाई हुई। इसे कहा जाता है 6 डे वॉर, क्योंकि ये सिर्फ 6 दिन चला था। 1967 में ये वॉर हुआ। ऐसा था कि इजिप्ट और जॉर्डन और सीरिया से इसराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और इनके बीच में आपसी टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई थी और इजिप्ट ने अपनी सेना इसराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दी। और जैसे ही ये सेना तैनात हुई, इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि आप पे कोई हमला करे उससे पहले ही आप उस पे हमला कर दें। तो इसराइल की एयरफोर्स ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते हुए इजिप्ट को बहुत तगड़ा झटका दिया और इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, इन तीनों को इसराइल ने बहुत ही बुरी तरीके से हराया इस 67 वाले वॉर में। और गोलन हाइट्स उन्होंने छीन लिया सीरिया से, गाज़ा छीन लिया इजिप्ट से, सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का ही हिस्सा था वो भी उन्होंने छीन लिया और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के कब्ज़े में था वो भी अब इसराइल के पास आ गया। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि इसराइल ने कितना एरिया कब्जा किया। ये है सिनाई पेनिनसुला और ये इजिप्ट का पार्ट है। ये इस्थुमस ऑफ स्यूएज है। यहाँ पे स्यूएज कैनाल यहीं से निकलती है जहाँ पे मैं निशान बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये सिनाई पेनिनसुला बहुत ही बड़ा है, लगभग इसराइल के एरिया से भी ये बड़ा है। और वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और गोलन, तो पूरा इलाका इसराइल के कब्जे में आ गया और इसराइल का एरिया इससे लगभग ट्रिपल हो गया था। लेकिन ये टेरिटरीज बाद में इसराइल ने रखी नहीं। कुछ समझौतों के तहत इन्हें वापस लौटा दिया गया, सिनाई पेनिनसुला को लौटा दिया गया। गाज़ा और वेस्ट बैंक आज भी इसराइल के कब्जे में हैं। उसके बाद एक छोटी सी लड़ाई और होती है और वो थी योम किप्पुर वॉर। छोटी, ये इंटेंसिटी में छोटी नहीं थी, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए थी, 1 महीने के लिए था, इसीलिए मैं इसे एक छोटी लड़ाई कह रहा हूँ। तो देखिए, इजिप्ट और सीरिया ने अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से पाने के लिए 73 में इसराइल पे अटैक कर दिया और इनिशियली इसराइल को बहुत लॉस हुआ। इसे योम किप्पुर इसीलिए कहते हैं क्योंकि योम किप्पुर एक त्यौहार होता है ज्यूइश धर्म में और उसी त्यौहार के दिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। यानी कि आप समझ लीजिए जो दिवाली की इम्पोर्टेंस है हिंदुओं के लिए या फिर जो ईद की इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, वही इम्पोर्टेंस योम किप्पुर की है ज्यूइश धर्म में। तो इस दिन इजिप्ट ने इसराइल पे हमला कर दिया और इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। इसराइल की आर्मी को काफ़ी पीछे धकेल दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इसराइल ने फिर से उन एरियाज़ पे कब्जा कर लिया। और इस लड़ाई का एक नतीजा ये निकला कि इजिप्ट बातचीत के लिए तैयार हो गया और कैंप डेविड, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट का एक एरिया है, उनका एक रिजॉर्ट है जहाँ पे वो जाके कई बार छुट्टी में ठहरते हैं। यूएस प्रेसिडेंट का ही एक घर है कैंप डेविड। तो कैंप डेविड में एक समझौता हुआ 1978 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में। तो
तो सिनाई पेनिनसुला जो कि 67 और 73 की लड़ाई में इजराइल के पास आ गया था, वो पूरा का पूरा इजराइल ने फिर से इजिप्ट को लौटा दिया और उसके बदले में इजिप्ट ने इजराइल को रिकग्निशन दी। तो देखिए, आप सोचेंगे कि इसमें इजराइल को क्या मिला, रिकग्निशन तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आज दिन तक किसी भी अरब देश ने इजराइल को एज अ कंट्री रिकग्निशन, मान्यता नहीं दी थी। इजिप्ट पहला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी और ये निर्णय बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था। इनफैक्ट जो इजिप्ट के उस वक्त प्रेसिडेंट थे अनवर सदात, उनकी किसी ने हत्या कर दी, एक आदमी ने उनका असैसिनेशन कर दिया कुछ ही साल बाद, इस बात पर गुस्सा होकर कि आपने इजराइल को मान्यता क्यों दी, आपने इजराइल से समझौता क्यों किया। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन इजराइल की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, डिप्लोमेटिक जीत थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी बड़े इस्लामिक नेशन को, किसी बड़े अरब नेशन को अपनी ओर अपना रिकग्निशन देने के लिए मना लिया था। तो देखिए, इस कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद धीरे धीरे सभी देशों ने इजराइल के साथ शांति वार्ता एक तरह से पीस कर ली, यानी कि कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई शांति वार्ता तो नहीं हुई एज सच जैसे कि इजिप्ट के साथ हुई, लेकिन इन्होंने एक तरह से हर दिन बयान देने, इजराइल को खरी खोटी सुनाना, ये सब काफ़ी कम कर दिया। तो इसका ये कारण भी माना जाता है कि 67 और 73 की लड़ाई में जो इजराइल की जीत हुई थी, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि 2-3 बार 48 की लड़ाई में भी 3 बार ये कंट्रीज हार चुके थे इजराइल से लड़ाई में। तो इसीलिए इन्होंने सभी देशों ने शांति बनाए रखी। ऑफिशियली ये आज भी इजराइल को ज़्यादातर अरब देश मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ने दे दी है मान्यता। तो देखिए, अरब देशों का अब ये पार्ट जो था, ये था लार्जर अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब शुरू होता है पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब इसके बाद किसी भी अरब देश ने इजराइल पे हमला नहीं किया, लेकिन जो पैलेस्टाइन के लोग थे, पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर PLO, इन्होंने इस मुहिम को जारी रखा कि पैलेस्टाइन आज़ाद हो, और इसके लिए इन्होंने स्ट्रगल किया दोनों तरीक़ों से, पॉलिटिकल मेथड भी अपनाए और आतंकवाद भी अपनाया। PLO इस चीज़ के लिए बहुत फेमस था। 1964 में इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हुई थी और इसने कई हाईजैकिंग्स करी थी। PLO इनफैक्ट 1960 और 70 के दशक में प्लेन हाईजैकिंग्स के लिए दुनिया भर में फेमस था। इन्होंने कई सारी प्लेन हाईजैकिंग्स करी और कई जगह आतंकवादी घटनाएं भी करी पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ पे इजराइल की एम्बेसीज हैं उन पे कई जगह बम फेंके गए। तो इस तरह की घटनाओं से इजराइल पे दबाव बनाने की कोशिश करी गई, और इसी PLO के बहुत ही फेमस लीडर हैं यासिर अराफात। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंतफादा 87 से 93 के बीच में। इंतफादा का मतलब होता है अरबी भाषा में अपराइजिंग। तो इंतफादा क्या था? देखिए, जब इजिप्ट ने तो इजराइल के साथ समझौता कर लिया, लेकिन इजराइल ने कई दमनकारी नीतियां अपनी चालू रखी, पैलेस्टाइन लोगों को उनके पूरे राइट्स नहीं दिए, उनका कई जगह वेस्ट बैंक में मिलिट्री कंट्रोल रहा। तो इन्हीं सब के खिलाफ पैलेस्टाइन के लोगों ने, खास करके PLO और उसके जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने प्रोटेस्ट और बॉयकॉट शुरू किए, और इसी दौर में काफ़ी हिंसा शुरू हुई, काफ़ी सारे बमबारी करी गई और छुटपुट पेट्रोल बम फेंके जाते थे, और वायलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और इसमें लगभग 100 जूइश लोगों की इजराइल में मौत हो गई इन सारे वायलेंस में, और 1000 पैलेस्टीनियंस की भी मौत हुई जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि इजरायली आर्मी पे इन्होंने जवाबी कार्रवाई करी। तो ये 6 साल तक चला था, और इसको कंपेयर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जो 2010 और 2016 में कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चले हैं कई दिनों तक, जिसमें आप देख सकते हैं कि लो इंटेंसिटी प्रोटेस्ट हैं, लेकिन वायलेंस काफ़ी चल रहा है, पुलिस पे हमले किए जा रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस पे हमले किए जा रहे हैं। कुछ उसी तरह से ये इंतफादा था। इनफैक्ट कश्मीर के जो प्रोटेस्ट हैं वो इसी इंतफादा से इंस्पायर्ड हैं। और इसी इंतफादा के दौरान एक नया ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आया, और वो था हमास। हमास ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, ज़्यादा नेशनलिस्टिक था, और PLO के कंपैरिजन में PLO कहती थी कि PLO ये कहती थी कि इजराइल से हम शांति समझौता चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि शांति बनी रहे और आगे चलकर पैलेस्टाइन को एक देश का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमास कहता था कि हम इजराइल को मानते ही नहीं हैं। इजराइल डज नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, यानी कि एक जूइश देश हमारी धरती पर रह ही नहीं सकता, ये जगह हमारी है और सिर्फ हमारी रहेगी। ऐसा हमास की विचारधारा है, और इसीलिए PLO और हमास में बनती नहीं है। ये दोनों आपस में कई बार टकरा भी चुके हैं।
अब हम आएंगे ऑस्लो अकॉर्ड्स पे। तो 1993 में पहली बार एक बड़ा शांति समझौता होता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। मोर करेक्टली मैं आपको कहूँ तो पीएलओ के नेता हैं यासिर अराफात और दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्जचाक राबिन। इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला था और ये है बिल क्लिंटन जिन्होंने मध्यस्थता करी थी। तो इसे ऑस्लो अकॉर्ड क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो देखिए, ऑस्लो नॉर्वे में है और ऑस्लो में सीक्रेट नेगोशिएशन सबसे पहले शुरू हुई थी, लेकिन बाद में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में फाइनल समझौता साइन किया गया। और वहीं का ये फोटो है वाइट हाउस के बाहर का, बहुत ही फेमस और हिस्टोरिक फोटोग्राफ। तो समझौता हुआ इजराइल की सरकार और पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। समझौता क्या था? तो समझौता ये था कि पीएलओ स्टेट ऑफ इजराइल को रिकग्निशन देता है, यानी कि पीएलओ अब मानता है कि इजराइल एक देश है और ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करेगा। दूसरी ओर इजराइल की सरकार ने पीएलओ को पैलेस्टीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव माना। अभी तक पीएलओ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना जाता था। कई देशों ने इस पे बैन लगा रखा था। जब से ये बना था तब से लेकर 91 तक इस पे बैन लगा हुआ था और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे दर्जा दिया था इजराइल ने। तो ये दर्जा हटाकर इसे एक ऑफिशियल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह माना गया। और इस समझौते का क्रक्स ये था, मूल बात ये थी कि 5 साल के लिए अभी शांति हम चाहते हैं। 5 साल तक सभी तरह की वायलेंस है वो बंद हो जानी चाहिए दोनों ओर से, और 5 साल बाद हम एक फाइनल परमानेंट सेटलमेंट निकालेंगे जिसमें दूसरे इश्यूज को भी देखा जाएगा। इस वक्त सिर्फ हम ये मानते हैं कि इजराइल हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट, और दूसरी ओर पीएलओ हमारा पैलेस्टीनियन लोगों का सच्चा रिप्रेजेंटेटिव है। और इसी समझौते के तहत एक पैलेस्टाइन अथॉरिटी का गठन किया गया जो कि अब वेस्ट बैंक और गाज़ा यानी कि जो पैलेस्टाइन के एरियाज़ हैं उनमें सेल्फ गवर्नेंस का काम करेगी। यानी वहाँ पे अब सरकार बनेगी पैलेस्टाइन अथॉरिटी की, वहाँ पे चुनाव होंगे, लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, मंत्री बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ऐसा पहले नहीं था। वेस्ट बैंक और गाज़ा पूरी तरीके से इजराइल के कब्जे में थे, वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता था और इजराइल वहाँ पे मिलिट्रीली उन्हें ऑक्यूपाई करके रखता था। लेकिन अब पैलेस्टाइन अथॉरिटी पीए या फिर इसे कई बार पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी भी कहा जाता है, पीएनए का गठन किया गया। देखिए 5 साल के बाद जो पीस प्रोसेस आगे बात होनी थी उसके तहत ही कैंप डेविड में टॉक्स शुरू हुई। कैंप डेविड 2 कहा जाता है ऐसे क्योंकि कैंप डेविड 1 था 1978 में। तो लगभग बातचीत चली रही थी और 2000 में फाइनल बातचीत जो हुई वो फेल हो गई। क्योंकि कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं मिला और दोनों के बीच में जो मुद्दे थे उन पे आपस में उनकी बात नहीं बनी इजराइल और पीएलओ की, और इसीलिए पीस प्रोसेस अभी पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर गया। और उसके बाद आज दिन तक कोई बड़े लेवल पे वार्ता नहीं हुई है। देखिए कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने लेवल पे इन दोनों को बातचीत के लिए मनाते हैं, बातचीत के लिए कई बार ले भी आते हैं, लेकिन इन दोनों को बातचीत के लिए मनाना बहुत मुश्किल है, इजराइल और पैलेस्टाइन को। मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। तो जैसे ही कैंप डेविड की वार्ता विफल हुई उसके बाद सेकेंड इंतफादा शुरू हुआ। इसका मेन कारण जो था यानी कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर था वो ये था कि इजराइल के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे एहूद बराक 1000 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर टेम्पल माउंट पर चले गए। टेम्पल माउंट एक बहुत ही होली प्लेस है ज्यूज़ और मुस्लिम दोनों के लिए, और वहाँ पे एहूद बराक पहुँच गए और इससे पैलेस्टाइन के लोगों में गुस्सा उनका फूट पड़ा और यहीं से फिर से वायलेंस की शुरुआत हुई। और ये फर्स्ट इंतफादा से ज़्यादा इस वक्त लोग मारे गए। इसमें लगभग 1000 इजरायली या ज्यूइश लोग मारे गए और 3200 पैलेस्टीनियंस मारे गए। 5 साल तक ये वायलेंस चला। कंटिन्यूसली इजराइल में बॉम्बिंग्स होती गई और ख़ास करके बसेस में बहुत बॉम्बिंग्स हुई। आज भी इजराइल में जितने भी पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी यही कोशिश रहती है कि बस को उड़ा दिया जाए। खूब सारी बस बॉम्बिंग्स हुई, पब्लिक प्लेसेस पे, बस स्टैंड्स पे बसें उड़ा दिए, बम रखे गए और इसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो इसी तरह के टेररिस्ट अटैक 2005 तक इजराइल को इन्होंने झकझोर के रख दिया। इस इंतफादा के ख़त्म होने के बाद इजराइल की पॉलिसी में बहुत चेंजेस आए। इजराइल की सरकार, वहाँ के नेताओं ने काफ़ी सोच विचार किया और उन्हें एक चीज़ ये समझ में आई कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम अगले कुछ सालों में सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें इसे मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया। दूसरी चीज़ ये कि इजराइल के पॉलिटिक्स में भी
एक राइटवर्ड शिफ्ट आया, यानी कि ज़्यादा नेशनलिस्टिक पार्टीज जो हैं वो चुनाव जीत के आने लगी। पहले जैसे यिट्सटाग रबिन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनकी पार्टी इसी बात पर चुनाव जीती थी कि हम पैलेस्टाइन के साथ समझौता करेंगे, लेकिन अब इस तरह की पार्टियां चुनाव जीतने लगी जो कहती थी कि हम पैलेस्टाइन को नक्शे से हटा देंगे। तो एक राइटवर्ड शिफ्ट आया पॉलिटिक्स में, और इजराइल की सरकार का एम्फेसिस अब हो गया मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप इसे मैनेज करिए, सॉल्व तो ये आप कर नहीं पाएंगे। तो इसी के तहत सबसे पहले इजरायली फोर्सेस ने इजरायली जो सेटलमेंट्स थे गाज़ा स्ट्रिप में उन्हें हटा दिया, यानी कि गाज़ा स्ट्रिप में जो कुछ ज्यूइश लोग रह रहे थे, 8-10 हज़ार लोग थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। और इजराइल ने अपनी आर्मी भी, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस भी वहाँ से विड्रॉ कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी फ्यूचर में समझौता होगा उसमें गाज़ा इजराइल में शामिल नहीं होने वाला है। ये इस बात का एक्सेप्टेंस था। जैसे ही वहाँ से गाज़ा से इजराइल फोर्सेस विड्रॉ करके गए, उसी के कुछ वक्त बाद वहाँ चुनाव होते हैं और हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है, वो चुनाव जीत गया और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गया। और 2006 के चुनाव जीतने के बाद जो पीएलओ था, पीएलओ से एफिलिएटेड पार्टी है फतह। तो दो पार्टीज़ हैं, हमास और फतह। तो पीएलओ से जुड़ी हुई इस पार्टी ने हमास को सरकार में लेने से मना कर दिया। कुछ वक्त के लिए लिया था सरकार में, लेकिन इनकी आपस में बनी नहीं और सरकार टूट गई। और 2007 में हमास ने गाज़ा स्ट्रिप पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और फतह को वहाँ से पूरी तरह से खदेड़ दिया। तो इसी तरह से हमास बहुत पावरफुल बन गया है। और अब एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही है कि पैलेस्टाइन से बातचीत करने में दो हिस्से हैं, एक फतह और एक हमास। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ पीएलओ से बातचीत करनी थी इजराइल को। तो जब हमास पावर में आया उसने कई सारे रॉकेट्स लॉन्च करने शुरू करे इजराइल में, और हमास के इन रॉकेट्स ने इजराइल के सिविलियन एरिया में, यानी कि जो घर हैं, उनको टारगेट किया। तो इसीलिए बदले में इजराइल ने गाज़ा को पूरी तरीके से ब्लॉकेड कर दिया। ब्लॉकेड का मतलब ये कि इस गाज़ा में अब किसी भी तरह का सामान आ जा नहीं सकता, कोई भी इंसान वहाँ पे बिना चेक पोस्ट को क्रॉस करे नहीं जा सकता। इजराइल ने जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए हैं और इन चेक पॉइंट्स को सिर्फ वो क्रॉस कर सकता है जिनको इजराइल आर्मी परमिशन देती है। कोई भी बाहर का जहाज़ गाज़ा में नहीं आ सकता। वहाँ पे एक नेवल ब्लॉकेड भी है। और ये इसका मेन कारण इजराइल ये बताता है कि ये जो रॉकेट्स और हथियार की सप्लाई है, ये कई देश जैसे कि ईरान, ये गाज़ा में इन हथियारों की सप्लाई करते हैं, और इसी सप्लाई को रोकने के लिए हमने ये ब्लॉकेड लगा रखा है, ऐसा इजराइल कहता है। लेकिन साथ साथ में देखिए कई सारी जो ह्यूमैनिटेरियन मदद आती है, खाने की सामग्री, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए साजो सामान, वो भी कई बार ब्लॉकेड में रोक दिया जाता है। और इसीलिए गाज़ा की हालत पिछले 10 साल से बहुत ही ख़राब हो चुकी है इस ब्लॉकेड के कारण। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट 40% पहुँच चुका है, बिजली नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है। और इसी बीच हमास के कारण, हमास से इन टेंशंस के कारण 3 अलग अलग लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। पहली थी 2008 में, दूसरी 2012 में और 2014 में। तो ये सारी लड़ाइयाँ सिर्फ गाज़ा में लड़ी गई। इन्हें कई बार गाज़ा वॉर भी कहा जाता है। तो इसमें गाज़ा को काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी बमबारी करी इजराइल ने गाज़ा में, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा गया है। लेकिन बदले में हमास आज भी रॉकेट से फायर कर रहा है और कई सारे टनल्स बना दिए हैं उन्होंने बॉर्डर के नीचे। उन टनल्स से आतंकवादी इजराइल में घुसते हैं, वहाँ पे बमबारी करते हैं, हमला करते हैं और फिर से छुप के उन टनल से इजराइल से गाज़ा में चले जाते हैं। इन तीनों लड़ाइयों में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों तरफ से दोनों लोगों ने सिविलियंस को टारगेट किया है। वैसे वियना कन्वेंशंस के, जेनीवा कन्वेंशंस के तहत आर्मीज कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकती। ये कुछ रूल है लड़ाइयों के जिन पे सभी देशों ने हामी भरी हुई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमास और इजराइल दोनों ने सिविलियंस को टारगेट किया। देखिए, ये इन लड़ाइयों के बाद अब हम मेजर इश्यूज के बारे में बात करेंगे कि आज इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में समझौता, कौन से कुछ मेजर इश्यूज हैं जो इस समझौता नहीं होने दे रहे, जो शांति को नहीं बनने दे रहे। सबसे पहला इशू है स्टेटस ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम एक बहुत बड़ा सिटी है, बहुत ही पुराना शहर है। तीनों धर्मों में, यहूदी धर्म में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जेरूसलम ज्यूज़ के लिए होलीएस्ट सिटी है, सबसे पवित्र स्थान है पूरी दुनिया में। इस्लाम में ये तीसरा सबसे पवित्र स्थान है मक्का और मदीना के बाद। और क्रिश्चियनिटी में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जीसस क्राइस्ट का क्रूसीफिकेशन उन्हें सूली पे यहीं पे चढ़ाया गया था। तो आप देखेंगे कि तीनों धर्मों में, ये तीनों एब्राहमिक रिलीजन कहे जाते हैं, तीनों एब्राहमिक धर्मों में जेरूसलम की बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है।
जेरूसलम के जो पूर्वी हिस्सा है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और पश्चिमी हिस्से में ज्यूइश आबादी है, और इन दोनों आबादियों के बीचों बीच शहर के बीच में स्थित हैं ये सारी होली साइट। उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, इसराइल पूरे शहर को कंट्रोल करता है। 67 वॉर में इसराइल ने इस पे कब्जा कर लिया था पूरे शहर पे, लेकिन कई बार इसराइल इन होली साइट पे लोगों को आने जाने से रोक देता है। जैसे कि जो अल अक्सा मस्जिद है उसमें इसराइल कई बार रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वहाँ पे 18 से 50 साल के जवान लड़के नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, तो सिर्फ बच्चे या फिर बूढ़े लोग वहाँ जा सकते हैं। इस तरह के कई रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। और जेरूसलम को पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस आज भी नहीं मिली हुई है एज अ कैपिटल ऑफ इसराइल। देखिए, इसराइल कहता है कि हमारा कैपिटल जेरूसलम है, लेकिन दुनिया मानती है कि कैपिटल तेल अवीव है। तो जितनी भी एम्बेसीज हैं, सारे दूतावास तेल अवीव में स्थित हैं। तो देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि होली साइट है शहर के बीचों बीच, ये टेम्पल माउंट भी कहा जाता है। ये पूरा एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर डोम ऑफ रॉक स्थित है। इसी जगह को ज्यूइश धर्म में होलीएस्ट साइट कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे टेम्पल ऑफ सोलोमन था, सोलोमन्स टेम्पल। सोलोमन जो कि एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल फिगर है ज्यूइश इतिहास में, और उनका यहाँ पे फर्स्ट टेम्पल, सेकंड टेम्पल यहीं पे बनाए गए थे। उसके बाद अल अक्सा मस्जिद। तो अल अक्सा मस्जिद वो जगह मानी जाती है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि जन्नत गए थे, तो वो इस जगह से उन्होंने जन्नत का रास्ता अपनाया था। तो इसीलिए ये इस्लाम में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। उसके बाद वेस्टर्न वॉल या फिर वेलिंग वॉल, ये भी ज्यूइश धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इलाका कंटेस्टेड है। इसराइल यहाँ पे टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहता है। इनफैक्ट जो ज्यूइश लोगों के लिए सबसे होली साइट है, वहाँ पे ज्यूइश लोगों का जाना ही मना है, ताकि यहाँ पे रिलीजियस टेंशन्स ना उभरें। दूसरा बड़ा इशू है पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ का। तो देखिए, 48 और 67 की लड़ाइयों के बाद कई सारे रेफ्यूजी दूसरे देशों में जाकर रहने लग गए, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और यहाँ पे ये आज भी 70 साल बाद भी कैंप्स में रह रहे हैं। सीरिया का कैपिटल डमास्कस का सबसे बड़ा जो रेफ्यूजी कैंप है, आज वो आइसिस और सीरिया की गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई में बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो जो लोग पहले से विस्थापित हैं, आज वो फिर से उनका विस्थापन हो रहा है। उसमें आइसिस ने वहाँ से लोगों को भगा दिया है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं। और 7 लाख रेफ्यूजीज़ थे इनिशियली, लेकिन 67 की लड़ाई के बाद और आज इतने 50-70 सालों के बाद इनका नंबर 50 लाख पहुंच गया है। तो 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं। इशू ये है कि जब भी कोई समझौता होगा, तो पैलेस्टीनियन लोगों का मानना है उस समझौते के तहत इन रेफ्यूजीज़ को फिर से इजराइल आने का हक मिलना चाहिए। इजराइल इस बात से साफ इनकार करता है। वो कहता है कि अगर ये 50 लाख लोग फिर से इजराइल आते हैं तो ये ज्यूइश स्टेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए, इजराइल की अपनी आबादी सिर्फ 8 मिलियन है, तो 80 लाख जू वहाँ पे हैं, और अगर 50 लाख बाहर से पैलेस्टीनियन फिर से आ जाते हैं तो इजराइल को अपनी सेफ्टी के लिए खतरा महसूस होता है। इसके अलावा कई दूसरे भी इश्यूज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी का जो इशू है, टेररिस्ट हमले हो रहे हैं इसराइल पे हमास के द्वारा गाज़ा स्ट्रिप से, कई बार वेस्ट बैंक से भी होते हैं, और ये कई सिविलियंस को टारगेट करते हैं। तो ये इसराइल का बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर उसके बाद इसराइल का जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है वो पैलेस्टीनियंस को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे वो हटाना चाहते हैं। अभी वहाँ पे आर्मी पूरे वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है। जगह जगह आर्मी के चेक पॉइंट्स हैं, लोगों के आने जाने पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। गाज़ा का जो ब्लॉकेड है उसने गाज़ा की हालत बहुत ही ख़राब कर दी है। गाज़ा दुनिया में शायद इस वक्त सबसे पुअर एरियाज़ में आ गया होगा, और HDI इंडाइसेस जो हैं वहाँ के, वो गिरते जा रहे हैं साल दर साल। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर इजरायली सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में इसराइल ने अपने लोगों को बसने के लिए प्रेरित किया है। ये 1950 और 60 में शुरू हो गया था। इसराइल ने अपने ज्यूइश लोगों को कहा कि आप इसराइल में जगह नहीं मिलती तो आप जाकर वेस्ट बैंक में अपना घर बनाइए, हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे और आपको हम ज़मीन भी देंगे, और ये ज़मीन काफ़ी सस्ती होगी। तो इसराइल चाहता है कि वहाँ लोग जाएं, और इसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, सस्ती ज़मीन दी जाती है, सिक्योरिटी, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो काम 1920s और 30s में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 4 या 5 फैमिलीज़ एक साथ इकट्ठा होकर फार्मिंग करने लगी, सेटलमेंट्स बनाने लगी, वही चीज़ फिर से अब हो रही है। वेस्ट बैंक में कई सारे इजरायली सेटलमेंट्स बन गए हैं और ये इलीगल हैं, क्योंकि याद रखिए UN ने 47 में
पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक जो है वो पैलेस्टाइन को दिया था, इसराइल को नहीं दिया था। इसीलिए ये यूएन के तहत और पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ कह चुके हैं, इसराइल को पब्लिकली कह चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि आप अपने सेटलमेंट्स को हटाइए क्योंकि ये इलीगल हैं। लेकिन इसराइल कंटिन्यूसली सेटलमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है, इसराइल जानता है कि जब आबादी होगी तो देश अपने आप बन जाएगा। इसराइल ने पहले भी ऐसा ही किया था और अब फिर से यही पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग बसाइए, जब लोग होंगे तो देश अपने आप बन जाएगा और वेस्ट बैंक भी इसराइल में शामिल हो जाएगा। ये ओपनली कोई इसराइल का ऑफिसर या मिनिस्टर नहीं कहता है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी पॉलिसी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही इनका टारगेट है। फिर उसके बाद वाटर, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसराइल लगभग पूरा एक डेजर्ट एरिया है, इसलिए पानी की बहुत कमी है और पैलेस्टाइन के एरियाज़ का जो पानी है वो अभी इसराइल उपयोग में लेता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। एक बड़ा इशू है एक दीवार जो इसराइल ने बनानी शुरू करी थी 2002 में, इसे कहा जाता है वेस्ट बैंक वॉल, यानी कि जो वेस्ट बैंक है उसको बंद करने के लिए एक तरह से एक दीवार बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस मैप में कितनी बड़ी दीवार है। ये लगभग 15 से 20 फीट ऊंची दीवार पूरे पैलेस्टीनियन टेरिटरी को अब बंद कर देगी और इसके कारण कई सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। इसमें चेक पॉइंट बना दिए गए हैं जहाँ से आप बाहर आ सकते हैं, तो फ्री मूवमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल बंद हो गया है। और इसराइल का मानना है कि हम ये सिक्योरिटी पर्पस से बना रहे हैं ताकि हम पे आतंकवादी हमले जो वेस्ट बैंक से कंटिन्यूसली होते रहते हैं वो बंद हो जाएं, उसे रोकने में हमें मदद मिले। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद क्या इस दिशा में कोई प्रोग्रेस हो सकती है, क्या शांति संभव है? तो देखिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया जाता है, यानी कि इसराइल को 2 अलग अलग देश मानने ही पड़ेंगे, उसके बिना शांति संभव नहीं है। ऐसा दुनिया के लगभग सभी एक्सपर्ट्स और सभी बड़े नेताओं का मानना रहा है। लगभग सभी यूएस प्रेसिडेंट्स ने भी ये बात कही है कि आप 2 स्टेट सॉल्यूशन दीजिए, यानी कि 2 कंट्री बनेंगे, एक इसराइल और एक पैलेस्टाइन, जैसा कि यूएन ने 1947 में बनाना चाहा था, लेकिन इसराइल ने लड़ाइयाँ लड़ के पूरा एरिया अपने कब्ज़े में ले लिया। तो अब वो पूरा एरिया पैलेस्टाइन के रूप में फिर से उन्हें देना होगा और इसी से फाइनल पीस पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद भी कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेफ्यूजी वाला जो प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, उन सब कारणों से इसराइल इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसराइल ज़मीन देने को तो तैयार है। 93 में भी इसराइल ने बोल दिया था कि आप अलग देश बना लीजिए वेस्ट बैंक और गाज़ा को लेके। जेरूसलम के स्टेटस को लेके उस वक्त टॉक्स रुक गई थी। सेकंड है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के क्लेम्स को मानना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को समझना पड़ेगा। दोनों की बात में लेजिटिमेसी है, दोनों की बातें किसी ना किसी हद तक सही है। इसराइल के लोग कई सालों से, कई सदियों से परसिक्यूटेड हैं, यूरोप में उन पर कई तरह के अत्याचार हुए, तो उनका एक नेशनल होम बनाना वाजिब है, उसे यूएन ने भी स्वीकारा है। लेकिन दूसरी ओर जो पैलेस्टीनियन लोग वहाँ पहले से रह रहे थे, उन्हें इसराइल ने भगा दिया है। उन पे इसराइल वही अत्याचार कर रहा है जो पहले जूइश लोगों पे हुए, तो इसीलिए उनका भी हक बिल्कुल जायज़ है। वो अपनी ज़मीन से क्यों भागें? उन्हें अपनी ज़मीन से, जहाँ पे वो सदियों से, उनके पूर्वज लगभग 1000 साल से रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से क्यों हटाया जाए? तो दोनों की क्लेम्स में कहीं ना कहीं सच्चाई है और इसीलिए दोनों को एक दूसरे की बात समझते हुए एक मिडिल ग्राउंड या कॉमन ग्राउंड अचीव करना होगा। लेकिन इस कॉमन ग्राउंड को अचीव करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोनों पक्षों में मौजूद हॉक्स और डव्स। हॉक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि बाज। तो देखिए, हॉक एक बहुत ही एग्रेसिव पक्षी होता है, जैसे वैसे ही इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों की तरफ ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चाहते ही नहीं है कि शांति समझौता हो। तो देखिए, कई सारे ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन का नामो निशान मिट जाए, कि पैलेस्टाइन तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, इसराइल पे तो सिर्फ हमारा हक है। लेकिन दूसरी ओर कई सारे डव्स भी हैं, यानी कि यित्जचाक राबिन जैसे कई सारे विजनरी नेता हैं जो समझते हैं इस बात को कि इसराइल को शांति सिर्फ तभी मिल सकती है जब पैलेस्टाइन भी पीसफुली एग्जिस्ट करे, पैलेस्टाइन नाम का देश भी पीसफुल हमारा पड़ोसी बने। दूसरी ओर यही सिचुएशन पैलेस्टाइन के पॉलिटिकल कंडीशन में है। वहाँ पे फातह चाहता है कि इसराइल से बातचीत हो, शांति हो, लेकिन हमास चाहता है कि इसराइल एग्जिस्ट ही ना करे। हमास तो इनफैक्ट मानता ही नहीं है कि इसराइल का कोई हक है कि वो एक जूइश स्टेट की तरह एग्जिस्ट करे, जबकि पीएलओ यानी कि फाता की जो फाता पार्टी जिससे एफिलिएटेड है, पीएलओ ने 93 में ये बात मान ली थी कि इसराइल को हक है एग्जिस्ट करने का एज अ स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ओर कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं और इसी के कारण शांति समझौता करने में बहुत दिक्कतें आ रही है।
तो देखिए इजराइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट अगर अगले 30 सालों में भी सॉल्व हो जाती है या अगले 50 सालों में, मेरा तो ये मानना है कि हमारी जनरेशन में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा पूरी दुनिया के लिए। और ये और कश्मीर इशू, ये दोनों इस तरह के इश्यूज हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इन्हें समझना भी बहुत मुश्किल है और इनका हल भी बहुत मुश्किल है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, और आपको जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं जिन पे मैं वीडियोस बनाऊं तो आप उनके कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ आप ये भी लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे फीडबैक दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप नीचे कमेंट्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।